Guys, session will start in 5 minutes. सबको वेट करने देते हैं एक बार। ठीक है, सबको ज्वाइन करने देते हैं, वेट करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स के ज्वाइन करते ही सेशन स्टार्ट करेंगे। वेट कर लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स का। हेलो गाइस, सारे स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं एक बार। Hello. हेलो, am I audible? Pratik, am I audible? I think so. There is some audio issue on my side. One second. Please check. Just a moment.
Hello. इसमें डाल दिया। Sir, is the audio clear now? Yes, Pratik. Audio is clear. Okay, great. Hello, So guys. let us wait for 2-3 minutes. या मैं आप सबको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे टॉपर का, प्रतीक, अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 61 का। ठीक है, एक बार सबका वेट भी कर लेंगे और मैं एक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। जो लोग सीएपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि हमने प्रतीक को ही क्यों चूज किया ओरिएंटेशन सेशन के लिए। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि प्रतीक में एक खास क्वालिटी है, वो अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि देखिए, टॉपर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन टॉपर्स कोई अपनी बात समझा पाए ढंग से, वो ये बता पाए कि टॉप करते कैसे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे सामने प्रतीक हैं, जो कि मुझे पूरा विश्वास है अपनी बातों से, अपने भावों से आप लोग को सीपीएफ एग्ज़ाम के लिए गाइड करेंगे। और कोई भी पहले तो जो प्रतीक है सारी बातें अपनी रखेंगे, आप सबको समझाएँगे, फिर कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है प्रतीक, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास, थोड़ा बहुत लेट है, आप 7:05 पे स्टार्ट कर दीजिएगा। Okay, sir. स्टूडेंट्स कोशिश करें अपना कैमरा ऑन करें, स्टूडेंट्स कोशिश करें अपना कैमरा ऑन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिन से कैमरा ऑन हो पाए। Sir, slides visible हो रही हैं, right? हाँ बिल्कुल, स्लाइड्स विजिबल हो रही हैं, ऑडियो भी आपकी, ऑडियो भी क्लियर है आपकी? ओके सर, स्लाइड्स फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं या फुल किस में तरह से? नहीं आ रही हैं, फुल में नहीं आ रही हैं। ओके, मतलब एक टैब दिख रहा है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, एक सेकंड मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ वही फुल टैब में, लेकिन थोड़ा शायद जूम ज़्यादा है ना? यस सर, मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ। नाउ इट इज फाइन, आई गेस। अच्छा, आप कर ठीक है सकते हैं सर, स्टार्ट सेशन। इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक वर्मा। सर ने जैसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया ही होगा, सो आई हैव सिक्योर्ड AIR 61 दिस टाइम इन UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन। और आज का हम लोग जो सेशन ले रहे हैं, सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज यहाँ पे मेनली टारगेट करेंगे 2026 जो एस्पिरेंट्स हैं उनको। ओके, सो व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल इज कि अगर कोई 2025 का भी अटेम्प्ट दे रहा है तो वो भी इस सेशन को अटेम्प्ट कर सकता है, देख सकता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको अपने अगले अटेम्प्ट में गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत पड़े तो आपके काम आ सकती है। सो एज सर हैज टोल्ड कि आज के सेशन का हम ऑब्जेक्टिव ये रखेंगे, मैक्सिमाइजिंग स्कोर एंड मिनिमाइजिंग एफर्ट। ओके, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को यही इशू आता है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी को कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन एंड मून इज
under the syllabus of UPSC. So what I am going to show you all today is कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप बहुत सारे एफर्ट्स को अपने रिड्यूस कर सकते हो और मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने आउटपुट को जस्ट बाय फॉलोइंग दीज 19 स्लाइड्स जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। बट उसके लिए मेरी कुछ प्री रिक्विजिट्स आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप सभी प्लीज एक पेन और पेपर अपने साथ में रखिए, सामने रखिए। ओके, अपने फोन को ट्राई करिए साइलेंट करने का। अगर फोन पे ही देख रहे हैं तो प्लीज उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो, ठीक है। दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, मैं पहले से वार्न कर दे रहा हूँ। किसी को लीव करना है, दे यार मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, सबको अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट दिस विल बी अ लॉन्ग सेशन, एटलीस्ट मोर देन एन आवर। मेरा जो स्टाइल रहेगा आज के प्रेजेंटेशन का वो कुछ ऐसा रहेगा कि फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू समथिंग, उसके बाद आई विल बी इनवाइटिंग डाउट्स ऑन दैट टॉपिक, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा। आप अपने डाउट्स ऑडियो में भी पूछ सकते हो और इफ नॉट पॉसिबल देन अपने चैट बॉक्स में या जो मैसेंजर है उसमें भी लिख सकते हो। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं ऐसा करूंगा, आई विल ट्राई कि मैं जितने भी रिमेनिंग डाउट्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेशन में नहीं कवर्ड हुआ मैं वो सारे कवर करूंगा। तो जब भी बीच में मैं डाउट्स लूंगा तो प्लीज ट्राई करिएगा कि जो भी डाउट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही। ओके, सो ये छोटी सी मेरी रिक्वायरमेंट थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, और मैं शुरू करूंगा पहले अपनी मार्कशीट से। ओके, दिस वाज माय मार्कशीट, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी मार्कशीट इस बार की। सो व्हाट यू ऑल कैन नोटिस ओवर हियर इज कि मेरे पेपर 1 में मार्क्स कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। पेपर 1 में मार्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं है? बिकॉज द कट ऑफ फॉर जनरल वाज 97 पॉइंट समथिंग और मेरे मार्क्स कट ऑफ से अराउंड 9-10 मार्क्स ही ऊपर है। ओके, और उसके बाद भी आप अगर डबल डिजिट रैंक सिक्योर कर पा रहे हो देन आई थिंक दैट इट इज अ गुड अचीवमेंट एंड द क्रेडिट गोज टू द गेम चेंजर्स ऑफ पेपर 2 एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। अभी हम पर्सनालिटी टेस्ट पे फोकस नहीं करेंगे बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव टुडे विल बी हाउ टू एनहांस और बूस्ट आवर स्कोर इन पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। बट लेट मी वार्न यू कि ये जो मार्क्स है 106 पॉइंट समथिंग, ओके, पेपर 1 में ये बहुत ही बुरे भी नहीं है बिकॉज दिस ईयर द पेपर वाज कंपैरेटिवली वेरी टफ। ओके, 2023 की आप कट ऑफ देखोगे तो 2023 में कट ऑफ 117 118 थी, उसके पहले भी कट ऑफ 130 प्लस 135 प्लस भी रही है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू एनालाइज इज कि आपका जो ट्रेंड है यूपीएससी का वो काफी कुछ चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चंस की जो लेवल है वो धीरे धीरे यूपीएससी इंक्रीज कर रहा है। जैसे सिविल सर्विसेज में भी धीरे धीरे 2023 के बाद एक पैटर्न चेंज देखा गया है। सो 2023 और 24 में भी यू विल फाइंड अ स्टार्क डिफरेंस जिसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल काफी इंक्रीज हो गया, स्पेशली विद टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस, टेक। इसमें आपको क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा मिलेगी। पहले क्वेश्चंस डायरेक्टली सोर्स बुक से आ जाते थे, बट नाउ द रोल ऑफ मेंटरशिप एंड रोल ऑफ इन डेप्थ स्टडी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। आइए अब अगले स्लाइड पे जाते हैं। डोंट वरी, मैं ये स्लाइड्स आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो ऑफिशियल ग्रुप है व्यास आईएएस का, वहां पे आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। ऑल्दो आप अपने नोट्स भी प्लीज मेंटेन करते रहो, ओके, आई वुड सजेस्ट यू। सो अब जो 2025 का अटेम्प्ट लिख रहे हैं, आई एम श्योर कुछ लोग लिख रहे होंगे, तो इसमें 29 दिन से भी कम बचे हुए हैं ना। और 2026 के अटेम्प्ट में आपको दिख रहा है कि 1 साल से ज्यादा है, बट लेट मी रिमाइंड यू कि ये समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, खासकर उनके लिए जो सीरियसली इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी मैं ब्रेकअप दूंगा कि टाइम कैसे आपको ईयर का उसको बाइफरकेट करना है, तो देन यू विल रियलाइज कि हर चीज के लिए कितना कम समय। ओके, सो 2025 की पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो देखो अराउंड 350 प्लस है। ओके, 2024 में जो वैकेंसीज थी 2024 की साइकिल में वो 515 के अराउंड थी, विच वॉज अ बिग डील बिकॉज इतनी वैकेंसी शायद ही रिसेंट टाइम में 2017-18 के बाद कभी आई हैं।
357 वैकेंसी होने का मतलब ये है कि इस साल पेपर 1 का जो कट ऑफ है और क्यूमुलेटिव पेपर 1 पेपर 2 का कट ऑफ है, दोनों ऊपर पुश होने वाला है. So you have to be very smart in your preparation for 2026 because you never know, हो सकता है वैकेंसीज 257 258 ही रह जाए. Although I am not sure अभी कितनी वैकेंसीज हैं, बट अगर वैकेंसीज कम होती हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, राइट? So now coming to the syllabus of paper 1, firstly we'll focus upon paper 1. उसके बाद जब मैं अपनी चीजें कंप्लीट कर लूंगा तो I'll let you all know कि आपको अपने डाउट्स कब पूछने हैं, ठीक है? पहले हम देखते हैं पेपर 1 में सिलेबस में क्या आता है. ओके. सो पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, ठीक है? अब कोई मुझे क्या प्लीज बता सकता है अपना रेज करके हैंड कि इसके अंदर क्या आता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो. कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना हैंड रेस करिएगा पहले. एनीवन? या आप टाइप भी कर सकते हो. देखो I'll ट्राई टू एंगेज यू ऑल, ठीक है? तो आप गलत भी बताओगे तो मैं कोई जज नहीं करूंगा. आई नो मेनी ऑफ यू आर बिगिनर्स, ठीक है? आप खुल के अपने सवाल पूछो. यस, प्लीज बी पार्टिसिपेटिव. यस, प्लीज बी पार्टिसिपेटिव. आप अपने डाउट्स नहीं रखोगे, अपने नॉलेज को शेयर नहीं करोगे, देन आई वोंट बी एबल टू नो कि आपका लेवल क्या है. मैं तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेशन है डिलीवर करके चला जाऊंगा, बट आई नो कि आप सभी के मन में डाउट्स फिर भी रह जाएंगे. तो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में देखो मैं बताता हूँ क्या आता है. इसके अंदर देखो गणित आती है, सीधी बात ये है, और लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट के कुछ कुछ सवाल आते हैं. These questions can vary in number from 15 to 20, sometimes higher, sometimes lower. ठीक है? जो बेसिक मैथ्स होती है, जो आपने 10th 11th 12th में 10th तक भी इनफैक्ट पढ़ी है अगर अच्छे से, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हल हो जाएंगे. उसके अलावा इंटेलिजेंस में आपकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आ जाएगी, जैसे सीरीज कंप्लीशन 2 4 6 उसके बाद डैश, तो एवरीबॉडी कैन टेल कि 8 आएगा आगे, ठीक है? अब उसके बाद हम देखेंगे जनरल साइंस है, ठीक है? जनरल साइंस के अंदर आपको बेसिक्स कवर करनी है अपनी एनसीईआरटी से पहले. ओके. जनरल साइंस लिखने का मतलब ही यही है कि इट इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स जनरल साइंस. मतलब जो बेसिक साइंस आप अपने स्कूल्स में पढ़े हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी है, जिसके अंदर बायो केमिस्ट्री आती है, आपकी फिजिक्स आती है. ओके. मैंने कई बार देखा है कि बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वीक हैंड होता है बिकॉज उनका टच छूट गया होता है. आपको कोशिश करनी है कि अपनी जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं उसको आप पूरी करें एटलीस्ट 10th क्लास तक की, जो साइंस की है, ठीक है? इसके अलावा हम एक पॉइंट ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. ओके प्रवीण, आई विल गेट बैक टू यू. मैं इस पॉइंट को प्लीज कंप्लीट कर लूं. इंक्लूडिंग न्यू एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस. ओके. सो कैन यू सी ओवर हेयर कि ये जो न्यू एरियाज पे इनका फोकस है, इसका मतलब ये करंट अफेयर्स कहना चाहते हैं. एंड इन फैक्ट इट्स नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, इट्स कॉल्ड कंटेम्पररी अफेयर्स. ओके. सो कंटेम्पररी अफेयर्स और करंट अफेयर्स में ये अंतर है. करंट अफेयर में आप पिछले 1 साल की कोई मैगजीन पढ़ लोगे जो कंसाइज फॉर्म में आती है, आप सभी को पता है, बहुत सारे नाम, ठीक है? आई थिंक सो समबडी इज नॉट म्यूटेड. अजय, आप म्यूट कर लीजिए खुद को. अजय. हाँ. Okay, thank you Ajay. Yes. हाँ, तो as I was telling the difference between current affairs and contemporary affairs. So current affair क्या होता है कि जैसे आप पिछले 1 साल की कोई मैगजीन पढ़ लिया आपने, अब उस 1 साल की मैगजीन पढ़ने से आपके करंट अफेयर्स तो कवर हो जाएंगे, बट कंटेम्पररी अफेयर्स में कभी कभी कुछ पुरानी चीजें भी आ जाती हैं जो कि न्यूज में रही. फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे अगर बोल दे कि G20 के बारे में बताओ, कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप ये तो नहीं बोलोगे कि वो करंट अफेयर है, बिकॉज G20 तो हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है. ओके. और इंडिया ने होस्ट किया था तो इट वाज इम्पोर्टेंट. बट G20 की जो बेसिस है या ब्रिक्स की जो बेसिस है, वैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है टॉपिक लिखे हैं, IT, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस,
समटाइम्स स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके अंदर आपको एक बेसिक्स पढ़नी ही पड़ेंगी इनकी। मे बी आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जानते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि अग्नि 5 की रेंज क्या है, या अग्नि 5 और अग्नि प्राइम में डिफरेंस क्या है, या आपको ये पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। तो ये आप अभी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनिंग लग रहा हो, बट दिस इज द रियलिटी। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है, नाम जरूर जनरल साइंस दिया है, बट इट इज समथिंग विच इज ऑल्सो कवरिंग योर करंट एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो बी अवेयर ऑफ इट। अब अगला आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, कैन एवरीवन सी दिस कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें आपसे ये हर चीज कवर करने को बोल रहे हैं। ब्रॉड एरियाज ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन। सो नाउ दे आर सेइंग कि इनडायरेक्टली इन्होंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, क्योंकि देखो कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है जो कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ओलंपिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा अभी जैसे फॉर एग्जांपल चेस काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे चेस प्रोडिजीज आ रहे हैं। तो आपको ये कवर करना पड़ेगा। गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब इसमें कवर हो गया। तो यू कैन नेवर से कि अगर सिलेबस में, सर आपने तो बोला था कि सिलेबस से ही पेपर आएगा, बट यहाँ तो कुछ और ही पूछ दिया है। ये एक मिथ्या है कि सिलेबस से सारी चीज़ें आती हैं। सिलेबस में ऑलरेडी इतना ब्रॉड सिलेबस इसलिए लिखा हुआ है कि आपको प्रिपरेशन जो भी करनी है, उसके बाद भी जो सवाल आए आपको कुछ ना कुछ उसमें नॉवेल्टी दिखेगी कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट इन योर प्रिपरेशन। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा पेपर वन। ओके, फिर देखो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दीज आर द पिलर सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू कवर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग से लिखा है, और मोर स्पेसिफिकली सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें आपकी मॉडर्न इंडिया भी आ जाएगी, और उसके साथ आपकी एंशियंट और मेडाइवल भी आ जाएगा। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर मैंने बताई था, करंट इवेंट्स में आपके मेंशन कर दिया इन्होंने। तो पूरी हिस्ट्री पूछी जा रही है। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और आई बी वेरी ब्रूटल इन दिस कि ये पोर्शन आपको सबसे टफ लगने वाला है, जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैपिंग बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है आजकल यूपीएससी के पेपर्स में। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ 7वें नंबर पे मैपिंग लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैपिंग से आने शुरू हो गए रिसेंटली इन यूपीएससी, बी इट सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, कोई भी आप पेपर उठा लो, मैपिंग की एक चंक ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक अलग से सब्जेक्ट ट्रीट कर रही है अब यूपीएससी। दे वांट आपको पता हो कि इजराइल को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, उनको पता हो, आपको पता होना चाहिए कि हौथीज रेबल्स किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। आपको हर चीज पता होनी चाहिए जो भी मैपिंग से रिलेटेड है। कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ड्रेन कर रही है। इंडियन मैपिंग एज वेल एज वर्ल्ड मैपिंग आपको पूरी कवर करनी है, एंड दिस ऑल कम्स अंडर दिस 6th टॉपिक। ओके, सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर वन, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं फॉलो करता था, और आपको अगर एक साल में पूरा करना है सिलेबस, तो व्हाट विल यू डू अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो द स्ट्रैटेजी सेज कि आपको शुरुआत, जैसे अभी आज ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, सो आई अज्यूम कि आज से आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट हो गई है। ओके, अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हो रही है, देन आई एम सेइंग जो 387 डेज का हम लोगों ने मार्कर देखा था ना, वो कम पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। तो 4-5 महीने तो आपको शुरुआत में अपने फाउंडेशन बिल्डिंग में लगाने हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। जैसे मैंने भी एक गलती की थी। मैंने क्या किया था, मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत सुना था कि स्पेक्ट्रम बहुत फेमस है। तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या ही फर्क पड़ता है यार, जब चीज़ें सब कुछ स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है तो सीधे वही पढ़ते हैं ना। वैसे भी 10th 11th 12th तो कर ही रखा है अच्छे से, अच्छे मार्क्स आ रखे। बट वो मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि जैसे मैंने स्पेक्ट्रम शुरू की, तो आप देखोगे स्पेक्ट्रम जब इंडेक्स खोलोगे
तो यू विल सी की स्पेक्ट्रम में जो स्टार्टिंग है वो मतलब ऐसी है कि वहीं से आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा हिस्ट्री में। वो ऐसी बुक डिजाइन ही की गई है कि जिसको बेसिस की नॉलेज नहीं है दे विल सफर अ लॉट। आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ने में, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा मराठास एंग्लो मराठास वॉर पढ़ने में, एंग्लो सिख वॉर पढ़ने में, बहुत बेकार लगेगा। एंग्लो कर्नाटिक वॉर पढ़ोगे बेहोशी छाने लगेगी, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि जल्दी से जल्दी वो 1905 के बाद का फेज आए, स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन शुरू हो, वहां से तो हमको भी बहुत मजा आता है। ठीक है, तो यू विल ऑल रिलेट टू इट जब आप पढ़ोगे। इसलिए जब एनसीईआरटीज पढ़ लोगे और फिर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव करोगे तो यू विल सी कि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर बिल्ड होंगे, आपको चीजों का बैकग्राउंड पता चलेगा, इंटरलिंकेजेस पता चलेंगे। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज एक टॉपिक होता है जो हम लोग इकोनॉमी में बहुत पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल जब आप कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ते हो। ओके, सो फर्स्ट 4-5 मंथ्स आप जो भी फाउंडेशन बिल्डिंग करना चाहते हो एनसीईआरटीज के थ्रू, और जो भी आपकी क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर रखी हैं वहाँ के क्लास नोट्स आपको रेगुलर रिवाइज करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 4-5 मंथ्स हैं उसमें आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। सी आई पर्सनली वोंट रिकमेंड कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू करो। अनदर मिस्टेक दैट आई हैव सीन इज कि मुझसे लोग पूछते हैं, या आई एम श्योर सर से भी लोग पूछते होंगे कि सर आंसर लिख रहे हैं पर कंटेंट ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिख दें। ओके, आंसर राइटिंग ओवर है स्टेट्स कि आपने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में लिखना क्या है, बस आपने एक फॉर्मेट देख रखा है पीवाईक्यू से या किसी टॉपर की टॉक सुन रखी है और आपने शुरू कर दिया, तो आपकी क्वालिटी नहीं आएगी आंसर से। आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पता नहीं है, कोई भी कोर्ट केसेस पता नहीं है, कोई भी रिसेंट हैपनिंग्स पता नहीं है, कोई कमीशन या कमिटी की रिपोर्ट पता नहीं है जो आप कोट कर सकते हो, कोई डेटा फैक्ट आपके पास है नहीं, आपने इंडिया ईयरबुक कभी देखी नहीं है, आपने सीधे रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। बिना फैक्ट्स और डेटा के, बिना किसी रिपोर्ट के आप कैसे उसको एक आई कैचिंग रिपोर्ट बना पाओगे? अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ये सेम चीज एप्लीकेबल है जब आप एसेज लिखते हो, आर्गुमेंटेटिव एसे जो 5 पॉइंट आपको फॉर 5 पॉइंट अगेंस्ट में निकालने हैं, बिना इन डेप्थ नॉलेज के, बिना फाउंडेशन बिल्डिंग के आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। इस बार आपने देखा होगा कि जो एसेज भी आए थे, अगर किसी ने प्लीज एनालाइज नहीं किया है तो पीवाईक्यूज जरूर खोल के देखना, मैं अभी सेशन में दिखाऊंगा भी कि पीवाईक्यूज का क्या रोल है। तो आपने देखा होगा कि जो टॉपिक्स थे उसमें ट्राइबल रिवोल्ट्स पूछी हुई है एसेज में। कैन यू इमेजिन, ट्राइबल रिवोल्ट एक टॉपिक है जो स्पेक्ट्रम में या एनसीईआरटीज में डायरेक्टली मेंशन्ड है, बट क्या किसी ने कभी सोचा था कि एसए के अंदर ऐसे टॉपिक आएंगे? यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा, या मे बी कुछ जेनरिक टॉपिक आ जाएगा जैसे ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब आ जाएगा, पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। बट कैन यू इमेजिन कि हिस्ट्री, कोर हिस्ट्री का एक टॉपिक आपसे पूछा गया है एसए लिखने के लिए? सो विदाउट दिस इनिशियल फर्स्ट पॉइंट 4-5 मंथ्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन टू आंसर राइटिंग। हाँ, आंसर राइटिंग जब आप करिए तो 4-5 महीने लग के करिए। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ पेपर को आपको कवर करना है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर किया और उसमें हम अच्छे हैं तो उसी को बार बार कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना प्रेसी लिखना बहुत पसंद था, क्योंकि प्रेसी लिखने में क्या है, मेहनत कम लगती है, बॉक्स वॉक्स सब पहले से बना के दे रखा है यूपीएससी ने, मैंने बस उठाया, सामने आंसर लिखा ही हुआ है, उसको छोटा करके लिख दिया, तो आराम का काम था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो अगर मुझे प्रेसी लिखनी रहती तो मैं रेडिली लिखता था कि हाँ ठीक है, एक आधा बार कभी प्रैक्टिस करना तो प्रेसी ही करना। बट द प्रॉब्लम इज कि जो मेरे वीकर पार्ट्स थे, फॉर एग्जांपल मुझे एस्से लिखना कंपैरेटिवली कम पसंद था, खासकर आर्ग्यूमेंट्स वाले एस्से। ठीक है, तो मैं उसको अवॉइड करने की शुरू में कोशिश करता था। बट आई विल वार्न यू अगेन, जो आपको कम पसंद है, जो आपका बिलो एवरेज पार्ट है, उसको आपको एटलीस्ट एवरेज पे लाना है, और जो आपका गुड पार्ट है उसको आपको एक्सीलेंट बनाना है। दिस इज द होल स्ट्रेटेजी, क्रक्स ऑफ टुडेज सेशन, कि जो आपका बिलो एवरेज है उसको एवरेज पे लाओ, और जो आपका बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है सिर्फ, उसको बहुत बहुत अच्छे पे लाने की कोशिश करो। ठीक है, एंड द लास्ट 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम आपको मॉक्स और पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो, मॉक्स आई विल स्टिल से कि आपको जिस भी इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट है आप वहां से प्रैक्टिस करो।
मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा बिकॉज मैंने मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स देखे, ठीक है। बट व्हाट आई फाउंड इज कि ये जो पीवाईक्यूज है ना, ये जो पीवाईक्यूज है, दीज आर समथिंग विच इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी वाइटल, ओके। बिना इसके आप अपने एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा, बिकॉज यूपीएससी की एक लैंग्वेज है। जब आप 10-12 साल के पेपर एनालाइज कर लोगे, देन यू विल रियलाइज कि यूपीएससी की एक लैंग्वेज होती है, जो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे देन यू विल रियलाइज कि ये कुछ कहना चाहती है आपसे। बिना मॉक्स और पीवाईक्यूज के वो लैंग्वेज समझना थोड़ा टफ पड़ेगा। आप सीधे एग्जाम हॉल में करिश्मा नहीं होगा, लेट मी टेल यू। अगर नहीं किया ये सब तो देखो लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है, क्या हालत होने वाली है सबको पता है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई विल शिफ्ट टू कि मैं पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करता था। ओके, आई होप यू गाइज विल टेक अ लीफ आउट ऑफ इट और आपको कुछ ना कुछ इससे गेन करने को मिलेगा। बट लेट मी वॉर्न यू, ये मेरा तरीका था। आपका तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है, हटके हो सकता है। आप हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में एनालाइज करते हो पीवाईक्यूज, हो सकता है कोई आपने मार्केट से पीवाईक्यू की बुकलेट खरीद रखी हो उससे करते हो। मैं ऐसा नहीं करता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जितने सीएसई, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ के पेपर होते हैं, मैंने सारे प्रिंट करवा लिए थे ईयर वाइज। यूपीएससी की वेबसाइट पे पहले अवेलेबल थे, अब उन्होंने शायद हटा दिए हैं, बट आपको कोई भी XYZ रैंडम वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट से मिल जाएंगे, नहीं तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बुकलेट्स निकालते हैं पीवाईक्यूज की, आप उसको ले लो। आपका टारगेट सीएपीएफ का एग्जाम है, आप पहले सीएपीएफ के पीवाईक्यूज एनालाइज करो। मैंने 2015 तक के सीएपीएफ के पीवाईक्यूज एनालाइज किए थे इस बार। उसके बाद जब आपके सीएपीएफ के एनालाइज हो जाएं, और वो रिवर्स ऑर्डर में चलना है, ओके, पहले आपको 2024 के एनालाइज करने, 23 के, 22 के, ऐसे करके 2015 तक आना है। एक बार आपके वो कंप्लीट हो जाएं, देन व्हाट यू विल डू इज, देन यू विल मूव टू अनदर एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आपको जो पसंद हो आप करो। जैसे मैं सीएससी का पीवाईक्यूज एनालाइज किया, यहाँ पे मैंने जो ये डेमो लगाया है, ये एक सीएससी के पीवाईक्यू का है, प्रीवियस ईयर पेपर का है, ओके। मोस्ट प्रॉब्ली इट्स 2018 या 19 का क्वेश्चन पेपर। तो आप देखो कि मैंने किस तरह से एनालाइज किया है। आपको एक चीज नजर आएगी कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को नहीं देखा है, I have also analyzed each and every option which is incorrect, ठीक है। Can you guys see over here कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो मैं और डेप्थ में दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है, टैग लगाया हुआ है, ठीक है। देखो, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड, अफ्रीका में पाया जाता है, लार्जेस्ट साइज होता है, ओके। यहाँ ऊपर जो टैग लगा हुआ है, यहाँ पे ये चीज आप देखो, यहाँ पे मैंने जितने स्पीशीज उस क्वेश्चन में थे ऑप्शंस में, सबको एनालाइज किया है। तो कोई पूछता है अगर मुझसे कि ये बताओ कि एनवायरनमेंट कैसे पढ़ें, तो देखो बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस आप देखोगे कई सारे स्पीशीज रिपीट होते हैं, जैसे राइनो इनका फेवरेट टॉपिक है। एलिफेंट की जो स्पीशीज है, अफ्रीकन एलिफेंट और इंडियन एलिफेंट जो पाया जाता है, या एशियाटिक एलिफेंट भी जिसे कहते हैं, तो उसके कान में बड़ा कान किसका है, छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, ये सारे डिफरेंसेस, उसका जेस्टेशन पीरियड क्या है, कितने डेज का है, वो हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, आपको थोड़ा उसको डेप्थ में देखना पड़ेगा। गैंजेटिक डॉल्फिन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे रहती है, किस किस रिवर में पाई जाती है। देखो अभी हो सकता है एनीवन हु इज बिगिनिंग द प्रिपरेशन ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगे, बट अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, लेट मी कोट माई सेल्फ, इफ यू हैव टू सिक्योर अ गुड रैंक एंड अ फोर्स ऑफ योर प्रेफरेंस, देन यू हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। प्लीज ट्राई करो कि पीवाईक्यूज एनालाइज करो टाइमली। और ये मैंने जो टाइमलाइन बताई ना कि लास्ट 2 मंथ्स वाली, ओके, सो यू गाइज हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि लास्ट 2 मंथ्स में इतने पीवाईक्यूज एनालाइज करना कोई आसान काम नहीं है।
तो पहले CAPF के PYQs हमको एनालाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद समय बचा है तो ठीक है, यू कैन मूव ऑन कि हाँ दूसरे एग्जाम्स के रिजल्ट, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि नाउ आई विल इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जिसको जो भी डाउट है, किसी ने बीच में हैंड भी रेज किया था, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन जो भी इस पेपर 1 से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, सो दैट आई कैन एड्रेस देम। ओके, प्लीज रेज योर हैंड, और नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिखो। आई टेक क्वेश्चंस फॉर 2-3 मिनट्स रिलेटेड टू पेपर 1। किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए। आई थिंक सो सब कुछ क्लियर है। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं अभी भी 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। PYQs के एनालिसिस के टाइम करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को एनालाइज करें। यस, करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चारों एनालाइज करना है। जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है उसको आपको ऑफ कोर्स ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है पंचायती राज पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक चीज है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो उसके अंदर मान लो पूछा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस अमेंडमेंट एक्ट से आया। अब उसमें ऑप्शन दिया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट, 106 अमेंडमेंट एक्ट, ये 4 ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर है पंचायती राज का, तो हमको पंचायती राज को इन आउट पूरा पढ़ना है कि पंचायती राज के अंदर जो जो कमिटीज थी वो सारी हमको पढ़नी है। जो 6 कमिटीज होती हैं पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 कमिटीज पहले आई थी, उसका ईयर हमको याद करना है, कौन सी बलवंत राय क्या था, कैसे था, मेहता था, सब कुछ हमको याद करना है, ठीक है। वो हमने याद कर लिया। पंचायती राज में थोड़ा सा हमने मेंस टाइप का पर्सपेक्टिव, मतलब जो आंसर राइटिंग का पर्सपेक्टिव है वो भी डेवलप किया कि पंचायती राज में अभी डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं, जैसे एलोकेशन ऑफ फंड्स की इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस नहीं है उनके पास। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बात जरूर होती है, प्रधान पति हर जगह पाया जाता है, आपने पंचायत सीरीज में देखा होगा। सी, तो आपको थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मतलब पेपर 1 पर्सपेक्टिव और पेपर 2 पर्सपेक्टिव दोनों डेवलप करना है। बट जो बाकी ऑप्शंस थे, बाकी अमेंडमेंट एक्ट्स थे जो गलत थे, वो भी आपको बेसिक्स थोड़े थोड़े देखने हैं कि 61st अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 101 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, जीएसटी जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ था, किस अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट हुआ था, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पावर पार्लियामेंट किस अमेंडमेंट एक्ट से इम्प्लीमेंट हुआ था। सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी ऑप्शंस, बट यू हैव टू मेक योर नोट्स ओवर देयर ओनली। जो पेपर में PYQs में जगह है ना, वहीं पे बनाना है। हमको ये नहीं कि आप उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाने बैठ गए, ऐसे बैठ जाओगे कॉपी बनाने, तो मैं तो बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि नोट्स ही इतने हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। Okay, I think so. This doubt has been addressed. Sir, before I have to write an exam, I have to clarify one thing, that I have laser surgery in my right eye, whether I am eligible in physical or not. I will cover this doubt, Murugan. Don't worry. At the end of the session. Okay. Don't worry. I'll cover this extensively. I know this in and out, so I'll tell you everything about it. Please remind me at the last. प्रतीक, नलीमा पूछ रही हैं कि सर इज इट कंपलसरी टू यूज ब्लैक पेन इन पेपर 2? So नीलिमा, what I did was कि अगर मैं तो यूज करता था because I have a good writing speed. Okay, मेरी जो राइटिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। मैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी थी मैंने पेपर लिखने की, मैं 3500 से 4000 शब्द लिख सकता हूँ 3 घंटे में, मेरे अंदर ये एबिलिटी। तो मेरा पेपर हमेशा 4-5 मिनट पहले खत्म हो जाता था, और इनफैक्ट इस बार के पेपर में तो मेरा पेपर 7 मिनट पहले खत्म हो गया। तो मैंने बकायदा उस 7 मिनट में ब्लैक पेन का यूज़ किया, अंडरलाइनिंग में, हाईलाइटिंग में, मार्जिन ड्रॉ करने में, कोई मान लो फ्लो चार्ट बनाना रह गया है, तो आई विल कवर दिस ऑल इन पेपर 2, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है नीलिमा, कैन यू इमेजिन कि आप ब्लैक पेन उठाना अफोर्ड कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। आपका एम पहले होना चाहिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, सीरियसली अटेम्प्ट करो, सारी चीज़ों को अच्छे से एड्रेस करो,
आंसर्स में क्वालिटीज रखो, आप ब्लू पेन से भी अंडरलाइन कर दोगे किसी हेडिंग को, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। एग्जामिनर को ब्लू और ब्लैक से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। यस, इफ यू यूज टू कलर पेन्स ऑफ कोर्स उसको अच्छा लगेगा, आप ही अगर कॉपी चेकर होते हो आपको भी अच्छा लगता है, राइट? बट वो मैटर बहुत माइन्यूटली करेगा। पर वहीं अगर ब्लैक ब्लू के चक्कर में पेपर छूट जाए तो उससे बड़ा ब्लंडर आई डोंट थिंक हो सकता है। ओके, सो अजय गुर्जर इज आस्किंग, सर मैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा 2026 में पहला अटेम्प्ट है सीएपीएफ के लिए, क्या एक्स्ट्रा पढ़ूं और कितना, क्योंकि मुझे सीएपीएफ भी साथ में देना है। ठीक है, सो अजय, व्हाट आई विल से इज कि देखो, पेपर 2 के लिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत फिर नहीं करनी है अगर आप सीरियसली सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो कंटेंट पार्ट है वो सीएससी का, वो आपका पेपर 2 में कवर हो जा रहा है। बट आपको पेपर 2 की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें आपको फॉर्मेट्स वगैरह देखने हैं कि रिपोर्ट किस तरह लिखते हैं, प्रेसी कैसे लिखते हैं। सीधे एग्जाम हॉल में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट, आप पहले से 2-4 मॉक लगा के जाना। और पेपर 1 के अंदर तो आई थिंक अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है सीसैट और सीएससी का पेपर 1, तो उसका सीएपीएफ का पेपर निकल सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। बट यस, कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो सीएससी वाले छोड़ देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक साइंस छोड़ देते हैं, जनरल साइंस जिसे कहते हैं, बायो नहीं आती है सीएससी में इतनी ज़्यादा, फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, आप वो कर लो। आपका अगर सीसैट वीक है तो आप लॉजिकल रीजनिंग करो, क्योंकि सीसैट वहाँ क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे उसके जो क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स ऐड हो रहे हैं कट ऑफ में, तो आप उसको अच्छे से करो। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आप सीएससी की सीरियस प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, सीएपीएफ आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई सब लोग सिविल सीएपीएफ की प्रिपरेशन छोड़ के आप से सीएससी की शुरू कर दो। दोनों के लेवल में डिफरेंस है, आपका एफर्ट अलग लगेगा। ओके, आई थिंक सो डाउट्स हैव बीन एड्रेस्ड। सर भाई सीएससी वाला मैं बताऊंगा, ओके, डोंट वरी, सोर्स कुछ भी अलग नहीं है यार भाई। एनसीईआरटीज आई हैव टोल्ड इट इज वैलिड फॉर बोथ एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन फैक्ट विच इज कंडक्टेड बाय अ सेंट्रल बॉडी जैसे यूपीएससी। ठीक है, अब तुम बेसिक जो 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज है, दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ओके, जो इंडियन ज्योग्राफी वो बदल तो नहीं जाएगी सीएससी सीएपीएफ में। तो आप प्लीज ट्राई करो कि जो भी एनसीईआरटीज हैं या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको सीरियसली रिफर करो। और जो लोग भी स्पेसिफिकली सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने सीएपीएफ की जो कोचिंग के नोट्स हैं उसको भी उतने ही सीरियसली रिवाइज करिए। बिकॉज सीएससी वालों के पास तो क्या एडवांटेज होता है कि उनका नॉलेज बेस टाइम के साथ बढ़ जाता है। बट सीएपीएफ में क्या है, हम एक फोकस तैयारी कर रहे हैं, हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हमसे कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज कि हम एटलीस्ट उस एग्जाम की तो इतनी तैयारी करके रखें कि हम सीएससी वालों से पिछड़ ना जाए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे डिफेंस वाले भी आ रहे हैं, यहाँ सीएससी वाले भी आ रहे हैं, यहाँ स्टेट पीसीएस वाले भी आ रहे हैं, यहाँ पे वो लोग भी आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भी आ रहे हैं। सीएपीएफ का पेपर ऐसा है ना कि ये सबको अट्रैक्ट करता है। भाई कौन नहीं चाहता है कि एक गस्टेड ऑफिसर बन जाए, ग्रेड ए की जॉब मिल जाए, कौन नहीं चाहता है वर्दी मिल जाए। ठीक है, एवरीबडी वांट्स, राइट? सबको नेशन को सर्व करने का एक चस्का होता है, तो इट अट्रैक्ट्स एवरीवन। सीएससी वाले क्यों आते हैं भाई, नहीं निकल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उधर, इसीलिए तो ये दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि सीएपीएफ एक प्लान बी है, बट लेट मी रिमाइंड यू, इट्स योर प्लान A.1, A.2, इट्स नॉट अ प्लान बी। इट्स इक्वली प्रेस्टिजियस जॉब। इस पे मैं शायद बाद में सर कभी सेशन लूंगा कि सीएपीएफ और सीएससी में जो मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स में, इसको मैं जरूर एड्रेस करूंगा कभी फ्यूचर में। सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर पेपर 2। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, पानी पी लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था पेपर 1 में भी कि आपका जो गाइडिंग लाइट है, आपका जो लाइट हाउस है ना, वो आपका सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे पेपर 2 में ये सिलेबस आखिर कहता क्या है। एसे 80 मार्क्स, इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
तो जो लोग भी कह रहे थे कि 2024 के पेपर में ये ट्राइबल रिवोल्ट क्यों पूछ लिया है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि इसका मतलब आपने सिलेबस देखा नहीं। ठीक है, ऐसे में डायरेक्टली लिखा है इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू, एनालिटिकल एबिलिटीज। ओके, सो यू सी एवरीथिंग इज कवर्ड। ऐसा तो कोई टॉपिक शायद रह नहीं गया है, धीरे धीरे आई थिंक सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, आई थिंक साइंस एंड टेक नहीं दिख रहा है, पर मैं पीवाईक्यूज में दिखाऊंगा कि साइंस टेक भी आता है। ठीक है, ई वेस्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, रिपोर्ट राइटिंग में भी आ रखा है इनका। इसके बाद आपका एक ऐसे होता है जिसमें आपको आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं, मैं उस पे आऊंगा। उसके बाद हम पार्ट बी पे देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, और यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आता है। ओके, सो यू हैव टू कवर एवरीथिंग। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि इसकी गारंटी भाई मैं भी नहीं दे सकता हूँ, कि आप कोई भी नहीं दे सकता है कि सारा सिलेबस से ही आने वाला है। ठीक है, हमको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि कुछ भी आ जाए हम टैकल कर लें। अब स्ट्रैटेजी पे आ जाता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी पेपर 2 की। ये थी स्ट्रैटेजी। ओके, अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतनी प्रैक्टिस तो मैंने कर रखी थी आंसर राइटिंग की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इतनी करनी है। ओके, आपकी हो सकता है इससे ज्यादा लगे। ठीक है, आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। हो सकता है आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है आपको इससे कम भी मेहनत करनी पड़े। आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट हो लिखने का। ओके, सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, और आपको लिख के ही सीखना होगा। कोई तरीका नहीं है इसका, सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको लिख के ही सीखना होगा। सो नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पेपर 2 व्हिच इज एसे। सो एसे में यूजुअली क्या होता है ना कि पीपल डोंट नो कि उनको ऐसे अटेम्प्ट कौन से करने हैं। ठीक है, तो नाउ आई विल शो यू द टॉपिक्स ऑफ एसे। ये 2023 का पेपर मैंने लिया है एज अ रेफरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक्स। ठीक है, सबको दिख रहा है राइट? सबको टॉपिक्स तो दिख रहा है ना दोस्तों? मैं एक से स्क्रीन को स्टेबल कर देता हूँ पहले यार। ठीक है, टॉपिक्स दिख रहा है राइट? अब आप में से जो लोग भी हैं प्लीज उस पेन पेपर पे 1 मिनट का टाइम लो, 30 सेकंड का टाइम लो, और इसमें से सोचो कि आप होते तो इन 6 टॉपिक्स में कौन से 4 टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपने वो 4 टॉपिक क्यों अटेम्प्ट किए हैं, बाकी क्यों 2 नहीं किए। ठीक है, प्लीज लिखिए। ठीक है, ऐसे मत करना कि बस हवा में लेक्चर देख लिया, सेशन देख लिया और कुछ समझ में नहीं आया। चलो, एंड आई विल आल्सो राइट ओवर हियर कि मैं कौन से 4 टॉपिक अटेम्प्ट करता। ओके, 15 seconds remaining. 10. सबको करना ही है, सबको करना ही है। प्लीज ये एक्सरसाइज सब लोग करो दोस्तों, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये फायदा मिल रहा है कि मैं करवा रहा हूँ। आई अश्योर यू कि मुझे किसी ने ये फायदा नहीं दिया था, और आपको ये एक हेड स्टार्ट मिल रहा है और इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। चलो, टाइम इज अप। कोई वॉलेंटियर करो भाई, बताओ मुझे कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करेगा। कौन 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 से 4 टॉपिक कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। चलो, कोई भी बता सकता है यार, ऐसा कोई शर्माने वाली क्या बात है। बताइए अजय, नरेंद्र, कौन सा टॉपिक चूज करेंगे आप? तो यार, बाकी लोग देखो, सेशन अगर इंटरैक्टिव होगा ना तो आपके साथ मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो नहीं दौड़ाओगे ना, तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आप लोग लैग कहाँ करोगे। उसके अकॉर्डिंग मैं इनपुट्स दे पाऊंगा। ओके, तो आप
यार कुछ भी बताओ, 4 टॉपिक ABCD बोल दो, ABCD के फॉर्म में बता दो। एक तो साइबर, AB, एक ही मैसेज में लिख दो यार, 4 टॉपिक कौन से अटेम्प्ट कर रहे हो। हिमांशु इज सेइंग ABD and E, ABD and E, ओके ओके, ठीक है, वेरी नाइस। रितिका इज सेइंग ABDE। अच्छा रितिका, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज टेल कि आपने यही 4 टॉपिक्स क्यों लिए हैं, बाकी दोनों क्यों नहीं लिए? अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो प्लीज बताइए। बताइए रितिका, आप बता रितिका, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा, यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ही हैं, आप आराम से बोलिए। हाँ जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, उड़िया, मुझे चारों समझ में आती, मराठी भी आती थोड़ी थोड़ी, आप बताओ बिंदास। या कोई और बताना चाहे? हाँ कोई तो कह रहा है ये कुछ। जो थर्ड टॉपिक है, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बारे हम्म, में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई मतलब पढ़ाई हम्म, नहीं, तो मुझे सही नहीं लगा ये टॉपिक लेना। और ओके, लास्ट टॉपिक किया जा सकता है, मतलब लिख सकती हूँ उसके बारे में मैं कुछ तो। ओके। तो आपने दूसरा टॉपिक कौन सा छोड़ा था? F वाला, सर राइट? एफ, F, यस सर। F छोड़ा है, मतलब F वाला आप लिख सकते हो पर लिखोगे नहीं, राइट? यस सर। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई और अपना शेयर करना चाहता है यार तो बताओ ना, क्या दिक्कत है? देखो रितिका ने इतना ब्रिलियंटली बताया। नवनीत आप बताइए, आपने जो सीक्वेंस चूज किया। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ए गुड इवनिंग। बी A B D and E ये टॉपिक चूज करा है। इसका रीजन बीइंग कि इनके बारे में मुझे एक फ्रेमवर्क थोड़ा सा मेरे माइंड में है और मैंने थोड़ा मतलब नॉलेज है, लिख सकते हैं इनके बारे में। मतलब आपने C और F छोड़ दिया है, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, मतलब रितिका एंड नवनीत दोनों ने सेम टॉपिक्स लीव किए, सेम टॉपिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी जो कुछ अलग करना चाहता हो, तूफानी करना चाहता हो, वो भी अपना बता सकता है। देखो गर्ल्स आर टेकिंग द लीड, व्हाट हैपेंड टू द बॉयज? नरेंद्र आप बताओ क्या, या अजय आप बताओ, आप कौन से टॉपिक्स अटेम्प्ट करते हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, ठीक है, जिसने जो भी बताया। सो व्हाट आई वुड हैव डन नाउ, आई विल शेयर, और मैं क्यों करता है ऐसा। ओके, देखो मैं क्या करता है यार, कि मैं भी ना सी टॉपिक और एफ टॉपिक को छोड़ देता। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। पहले तो सी टॉपिक पे आ जाते हैं। सी टॉपिक कह रहा है द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं क्या क्या है। पहले तो यू सी कि यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं सी टॉपिक में। इंडियन डायस्पोरा एक कीवर्ड है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, कैन यू इमेजिन कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कितना बड़ा टाइम पीरियड है। ये आज़ादी के बाद से शुरू हो रहा है और आज सुबह के अखबार पे खत्म हो रहा है। अगर आज पेपर होता, आज सुबह के अखबार तक भी कोई चीज भी होती तो सब कुछ मुझे मेंशन करना होता। एंड आवर ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज कि हम जो है कोशिश करें कि अपना समय बचाएं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकें। ओके, रेंज ऑफ कवरेज ज्यादा कर सकें, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मुश्किल है। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा एंड कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब सोचो कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। ठीक है, पहले तो आज़ादी के बाद का जो टाइम था उसके अंदर सोचो कि उस समय तो हम बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे थे, राइट?
उस समय माइग्रेशन, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता था वो काफ़ी कम था। माइग्रेशन रेट पता होना चाहिए इंडिया का कि कैसे वैरी किया ओवर टाइम। फिर लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1990s के बाद, उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि फिर उसके बाद माइग्रेशन कैसे बढ़ गई। ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया, बाहर से एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, तो इंडियन जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो किया। ठीक है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में 2008 की सब प्राइम क्राइसिस भी आएगी, जहाँ कई सारे जॉब लॉसेस हुए, तो इंडियन डायस्पोरा को वापस इंडिया मूव करना पड़ा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वाज लेस इम्पैक्टेड। फिर उसके बाद करंट भी दिखाना पड़ेगा कि जो ट्रम्प का एरिया है वहाँ H1B वीजा पे कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो यू सी द स्कोप ऑफ दिस आंसर इज वेरी लार्ज। आई विल ऑलवेज अवॉइड सच अ टॉपिक। मैं हमेशा ऐसे टॉपिक अवॉइड करूंगा इनिशियल 2-3 मिनट में, जब मुझे टॉपिक्स डिसाइड करने हो जिस पे मुझे ज्यादा वर्क करना पड़े आंसर में। मुझे इनफैक्ट 3 पेज कम पड़ेंगे इस आंसर को लिखने के लिए, और वहां पे 3 पेज ही दे रखे। नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट, द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स रियल वेल्थ। सो यू सी कि आप यहाँ पे देखो कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं। एक तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया की पूछा है, उसके बाद रियल वेल्थ है। हिंदी में भी बता देता हूँ, भौगोलिक एवं भाषाई विविधता भारत की वास्तविक संपत्ति है। भौगोलिक विविधता और भाषाई विविधता दोनों आपको भारत की पता होनी चाहिए। ये क्योंकि मेरा मास्टर्स ज्योग्राफी से, सो आई कैन टेल यू कि ये मास्टर्स का एक टॉपिक है जिसको हम लोग कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। एक अलग से यूनिट है, सब्जेक्ट है। इसमें आप इतने कैसे एक जनरल प्रिपरेशन करके एक CAPF की आप इतने ज़्यादा एबल हो सकते हो। आपको हमेशा यहाँ पे कंटेंट की शॉर्टेज ही रहेगी, और फिर उसको रियल वेल्थ भी दिखाना है कि कैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया की वेल्थ है। फॉर एग्जांपल, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में पहाड़ आ गए, नदी आ गए, प्लेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिनरल बेल्ट्स आ गई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया, कल्चरल टूरिज्म आ गया, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये सब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है जो इंडिया की वेल्थ बनाता है। अब सोचो आपको बताना ये सब बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये फिर भी बता ले जाओगे, पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समझाओगे कैसे, तो ये टफ पड़ेगा। ठीक है, तो मैं होता तो मैं भी ABDE अटेम्प्ट करता। जिन्होंने भी ये अटेम्प्ट किया उनकी साइकोलॉजी मेरे से मैच खाती है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि आपको क्या सही लगता है। चलो, नाउ आई विल कम टू पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक मैंने बोला था ना कि नेवर चूज ऑल 4 हैवी टॉपिक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स अटेम्प्ट किए हैं, आपने देखा होगा वो चारों ठीक ठाक थे, मतलब थोड़े जनरलिस्टिक थे, कुछ कुछ तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से, ये तुम लोगों के लिए भाई एक मतलब गोल्ड माइन है कि ये बहुत बड़ी मिथ है कि 3 पेज अगर एक टॉपिक के लिए दिए हुए हैं तो 3 के 3 पेज ही भरने हैं। ठीक है, राइट इट डाउन समवेयर। आपको अपने 3 पेज के ऐसे कभी भी 2.5 पेज से ऊपर कोशिश नहीं करनी है लिखने की। द रीजन इज, अगर आप आधा आधा पेज भी 6 ऐसे से बचा लोगे तो सोचो आपने कितने पेज सेव कर लिए। आपने एक ऐसे एक्स्ट्रा लिख लिया, समझ लो 6 ऐसे में आधे आधे पेज बच गए, मतलब 3 पेज आपने लिख लिए, और एक ऐसे 3 पेज का आता है। ये टाइम आपको मैनेज करना है, और मैं लिख के देता हूँ, अगर 3 पेज की जगह 2.5 पेज में अच्छा कंटेंट लिखोगे, फेक फेक के गंदी हैंड राइटिंग लिखने के से मच बेटर है कि 2.5 पेज में ऐसे कंक्लूड कर दो। मैंने देखा है डॉक्टर और कंपाउंडर की भी लोग हैंड राइटिंग लिखते हैं आखिरी के 1 पेज में। क्यों लिखना है? Save your time, be smart, compress your content in 2.5 pages and move on to the next essay. ठीक है, इसके अलावा कभी भी एसेस को ना स्टार्ट में मत अटेम्प्ट करो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं हमेशा लास्ट में करता था। द रीजन वॉज कि देखो एसे में क्या होता है, यस नरेंद्र, हैंड राइटिंग का रोल बिल्कुल होता है। ठीक है, मार्क्स में सब्जेक्टिव पेपर्स में हैंड राइटिंग का रोल है, लेकिन इट शुड बी लेजिबल। कोई आपसे कैलीग्राफी करने को नहीं बोल रहा है कि आप दुनिया की सबसे सुंदर हैंड राइटिंग लिख दो। दे ऑल्सो नो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में इतने वर्ड्स लिखना। यस, सो कमिंग बैक, एसेज को मैं स्टार्ट में इसलिए नहीं अटेम्प्ट करता था क्योंकि एसेज में क्या होता है कि आप कुछ भी लिखो, एक जनरल मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा लिखोगे तो मे बी +1 +2 हो जाएगा उससे, और बुरा भी लिख दोगे तो क्या होगा, जो एवरेज है उससे 2 नंबर 2.5 नंबर कम मिल जाएगा।
बट शुरुआत में क्या होता है, इंसान स्लोली एसेज लिखता है, सोच सोच के बढ़िया बढ़िया एसे लिखता है। क्या यहाँ जो लोग ग्रुप में बैठे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि उसने कभी कोई ऐसे अटेम्प्ट किया है पेपर 2 का? और अगर किया है तो एक ऐसे लिखने में ऑन एवरेज कितना टाइम आपको लगता है? कोई भी बता सकता है? ठीक है, देन आई विल टेल यू कि कितना सूटेबल होता है एक ऐसे लिखने के लिए टाइम। सर चैट 5 to बॉक्स में 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स में आप ऐसे लिख लेते हो? हाँ जी सर, मतलब ये एक आइडियल टाइम होना चाहिए, बट कभी कभी 9 एक्सटेंड हो जाता है। नहीं, दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट टाइमिंग। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि अगर कोई इतने टाइम में एसेज लिख ले रहा है, देन यू आर अ गिफ्टेड पर्सनालिटी में। मतलब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच पीपल, बट यूजुअली ऐसा नहीं हो पाता है लोगों से। तो व्हाट आइडियल टाइम? यस, 15 मिनट्स इज द आइडियल टाइम। देखो, 2.5-3 पेज लिखने में कंटेंट अगर अच्छा लिखना हो तो इट विल बी हार्ड टू कंप्लीट इट विद इन 15 मिनट्स ऑल्सो, आई वुड से। ठीक है, बट आप खुद सोचो कि अगर 15 मिनट में एक ऐसे लिख रहे हो तो 4 ऐसे लिखने में आपके 1 घंटे चले जाएंगे। 1 घंटे तो आपने 80 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करने में ही लगा दिए हैं। अब 2 घंटे में बाकी 2 ऐसे, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन के 5 सवाल और ग्रामर सब कुछ करनी है, और उस पर सोच के लिखना है, राइट? ऐसे में तो सबसे कम सोचना है ना, लिखते हुए सोचते रहना। सो हेयर व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आपको शुरू में नहीं अटेम्प्ट करना है। सी, अगर नवनीत का जैसे 9 मिनट में हो जा रहा है, 8 मिनट में हो जा रहा है, तो दैट इज फाइन कि आप शुरू में अटेम्प्ट कर लो। बट ज्यादातर लोगों को 15-20 मिनट्स लग जाते हैं। तो देखो, कोशिश करना है कि लास्ट में जितना समय बचा है ना, उस हिसाब से इससे लिखना है। ठीक है, राइट इन पैरास नॉट इन पॉइंट्स। सो आई विल शो यू एन एग्जांपल कि इसका मतलब क्या है। जस्ट वेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस सीम टू फॉल एंड जंप। ये एक मेरे फ्रेंड ने लिखा था ऐसे, उसने मुझे इवैल्यूएट करने, पीयर इवैल्यूएट करने के लिए भेजा था। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। ठीक है, डोंट जज द हैंडराइटिंग, इससे और अच्छी आपको लिखनी है। बट व्हाट आई वांट टू शो इज कि आपको मैं पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ। क्या आप 3rd पेज पे देख रहे हो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 3rd पेज पे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, डिप्लोमेटिक डायलॉग, मिलिट्री इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, हमको कोशिश ये करनी है कि हमको ये पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पैराज में लिखना है। ऐसे लिखना है, फर्स्टली सीइंग द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इंडिया स्टेट डेफिसिट ऑफ $99 बिलियन एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज इट्स एन एसे, इट्स नॉट एन आर्गुमेंटेटिव एसे। ओके, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। अब मैं एक और टॉपिक आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें गलती क्या लग रही है आपको। नक्सलिज्म इज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, नक्सलिज्म अपने ढलान की ओर है, ऐसा करके कुछ तो टॉपिक होगा हिंदी में। तो इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। इन्होंने एक कोट से ओपन किया है, बहुत ही अच्छी बात है, कोट से इन्होंने ओपन किया मनमोहन सिंह के। उसके बाद इन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समझाया है क्या होता है, डेफिनेशन। उसके बाद इन्होंने बताया ओरिजिन कहाँ पे हुआ है नक्सलिज्म का। उसके बाद रूट कॉजेज बताए हैं, उसके इम्पैक्ट बताएं, इकोनॉमिक मतलब किस तरह से इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इन्होंने सोल्यूशंस बताए, जैसे समाधान इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उसके बाद कुछ कुछ इन्होंने इम्प्लीकेशंस बताए कि नक्सलिज्म इज ओनली लिमिटेड टू ओनली 26 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नक्सलिज्म कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कम डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया है। ठीक है, अब 2014 से 2010 के बीच क्या डिक्लाइन आया है इंसिडेंट्स का नक्सलिज्म में। फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस एस्से में क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कंटेंट वाइज? देखो, वो सब मत बताना कि पैराग्राफ अच्छे से नहीं दिख रहा है या कंक्लूजन और अच्छा हो सकता था, दैट वी कैन वर्क अपॉन। बट यहाँ पे एक मेजर ब्लंडर है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस एस्से में क्या प्रॉब्लमैटिक है? बताओ क्या दिक्कत है। जो गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ इधर।
एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि क्या गलती आप लोगों के अकॉर्डिंग है। चलो आई विल टेल, कोई अगर नहीं बता सिद्धार्थ रहा है ने तो बोला कि देख। प्रतीक, अभी सिद्धार्थ ने मैसेज किया है कि अच्छा नॉट अच्छा, एड्रेसिंग द मेन पॉइंट ऑफ द एसे। राइट राइट, ब्रिलियंट सिद्धार्थ, एक्सीलेंट। बिल्कुल, अगर यही टॉपिक नक्सलिज्म होता सिर्फ, इनका ऐसे बहुत अच्छा है। ओके, सो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या पॉइंट बोलना चाहता हूँ, कि आपको पहले तो एसे में जो भी आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। नक्सलिज्म, डिक्लाइन, सो यू हैव टू सी कि आपको कभी भी टॉपिक एट रैंडम नहीं लिखना शुरू कर देना है कि नक्सलिज्म दिख गया तो बस नक्सलिज्म के बारे में जितना आता है हमने 3 पेज भर दिया। Here what is important is addressing the demand of the question. आपने वो मूवी देखी ही होगी 12th फेल वाली, उसमें वो बंदा मेंस लिख के निकलता है तो बोलता है आज तो फाड़ के आ गया हूँ, फिर बाद में दोस्त से डिस्कस करता है तो टॉपिक रहता है टेररिज्म, उसने टूरिज्म पे लिख दिया होता है इससे। तो ये गलती नहीं करनी है। ओके चलो, आई थिंक सो इट इज क्लियर नाउ कि मैं क्या पॉइंट कह रहा था। यस, राइट इन पैराज नॉट इन पॉइंट्स। ओके, और लास्टली जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपके पास समय कम बचा है, कभी कभी ऐसा होता है यार, टाइम मिसमैनेज हो जाता है, पेपर लेंदी आ जाता है, प्रेसी राइटिंग में 400-500 वर्ड का प्रेस वो आ गया है, पैराग्राफ आ गया है, सो अब टाइम नहीं बचा है कैसे लिखने को, तो आप अगर लास्ट में कुछ भी नहीं बचा है तो एक काम करो, कुछ तो लिखाओ। कंक्लूजन बॉडी, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन छोड़ दो, ठीक है, कुछ पॉइंट ही लिखाओ। मैं तो कहता हूँ पॉइंट्स लिख दो। कुछ नहीं टाइम बचा है तो फ्लो चार्ट बना के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म इज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन, तो बीच में लिखा और ऐसे ऐसे करके हब एंड स्पोक मॉडल टाइप से बना दिया और सारे पॉइंट्स लिख दिए। तो यू कैन डू दैट। ओके, एटलीस्ट आपको 2 नंबर तो मिलेगा, 3 नंबर तो मिलेगा। पैरा में नहीं लिखा, लास्ट ऑप्शन है ये, लेकिन फॉर्मेट तो फॉलो करना सीख गए हो ना सब लोग की भाई हमको ऐसे तो पैराज नहीं लिखने, ये गांड मान नहीं, टाइम नहीं बचा है, देन यू कैन डू ऑल दीज एंटिक्स इन द एग्जाम। ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद मैं फिर से 2 मिनट का एक डाउट सेशन लूंगा जो आर्गुमेंट्स और एसेस का कंबाइंड होगा। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग। सो आर्गुमेंट राइटिंग कैरीज अराउंड 40 मार्क्स। 2 आर्गुमेंट्स आर्गुमेंटेटिव एसे लिखने, ठीक है। एंड यू विल सी कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया 2023 के पीवाईक्यूज लिए हैं, ये टॉपिक बहुत ही जनरलिस्टिक है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे कि आपको कुछ तो आता ही होगा, बट यहाँ मेन खेल क्या है ना, दिस आई विल शो यू कि इसको टैकल कैसे करते हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू फॉलो दिस 5-5 अप्रोच। ओके, व्हाट इज 5-5 अप्रोच? आप यहाँ देखो, एक टॉपिक मैंने लिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चार्ट लेना है। उसके अलावा आप जितने रिसोर्सेज फॉलो करना चाहते हो दैट इज अप टू यू, बट इतना तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, सो सी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। मैं जो रफ कॉलम होता था, रफ वाली जगह होती थी, या पेंसिल से ही वहां पे पॉइंट जॉट डाउन कर लेता था फॉर और अगेंस्ट के। ऐसा टाइप का कुछ रफ शीट पे वर्क करता था मैं, रफ ड्राफ्ट कह सकते हो इसको ऐसे का। इसमें देखो, फॉर में मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, अगेंस्ट में कुछ 4 ही पॉइंट्स याद आए हैं, बट इसमें कैच क्या है, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड ओनली लास्ट फॉर 2 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बैठ के बस यही सोच रहे हैं कि लिखेंगे क्या, और लिखने के लिए 5 ही मिनट बचा है। दिस आई नेवर यूज टू डू। अगर मैंने 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो 2 मिनट में अगर मुझे मान लो 7 ही पॉइंट याद आ रहा है तो मैं वो 7 पॉइंट पे ही ऐसे लिख के आऊंगा। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि मैं वहां पे जबरदस्ती ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम एक्सीड कर दूं और लिखने का टाइम अपना कॉम्प्रोमाइज कर दूं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पेपर छूट जाता है, इस तरह से आप बचा सकते हो अपने। ओके, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 मिनट कर ली हर टॉपिक पे, 2 मिनट पहले टॉपिक पे, 2 मिनट सेकंड टॉपिक पे, देन यू मूव ऑन टुवर्ड्स राइटिंग योर आंसर्स। और इन टॉपिक्स को आपको हेडिंग फॉर्म में लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है। फॉर लिख के हेडिंग्स लिख दी सारी,
और एक एक लाइन, दो दो लाइन, या कोई एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट, कोई डेटा फैक्ट आपके पास है, देन सब्सटैंशिएट इट। जो पॉइंट्स हैं आपको सब्सटैंशिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस टॉपिक विच आई हैव टेकन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट में इन्होंने लिखा है कि आई स्ट्रेन होता है बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी जो रिप्लेस करेगी बुक्स को। फॉर एग्जाम्पल आजकल वो किंडल नहीं चल रहा है या ई बुक्स का फैशन आ गया है, उसको ज्यादा पढ़ो तो आंखों पे जोर आता है। तो मान लो कि WHO की कोई रिपोर्ट है जिसके बारे में आपने गलती से कहीं तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो ओपेड वाला सेक्शन होता है या आई एक्सप्लेन्ड होता है, आपने कहीं तो पढ़ा है, किसी मैगजीन में पढ़ा, सब्सटैंशिएट इट ओवर हियर, वो आप लिख दो यहाँ पे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि देखो, कोई भी ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल कि आप सारे पॉइंट्स के बारे में कोई ना कोई डेटा फैक्ट जानते हो, तो कुछ जेनरिक लिख दो, कोई एग्जांपल लिख दो, ठीक है, मतलब एक एक दो दो लाइन आपको लिखनी है सो दैट यू कैन फिल अप द स्पेस आल्सो, ठीक है। तो दिस आई हैव टोल्ड यू। एंड ये बहुत बड़ा मिसनोमर है कि ये जो आर्गुमेंटेटिव एसे होते हैं इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना होता। हर एसे में आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, बी इट आर्गुमेंटेटिव और द नॉर्मल 4 एसेज जो आपको शुरुआत में पूछेगा। ओके गाइस, तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि इस तरह से आप एसेज को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू ऑल कि आप 2 मिनट में जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आई विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक। जो भी सवाल आप लोगों के मन में है, और जिसके मन में सवाल नहीं हो 2 मिनट का ब्रेक ले सकता है, पानी वानी पी सकता है, वॉशरूम यूज कर सकता है। सो इट्स 207, मतलब इट्स 807, 809 पे हम लोग फिर से बिगिन करेंगे। तब तक जिसको सवाल पूछना है फटाफट पूछ लो, जो भी सवाल है दिमाग में। और जो चैट बॉक्स में सवाल है ना, मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ फट से। ओके, ये कर दिया था, ज्योग्राफी का सोर्स हो गया। नरेंद्र हैज शेयर हिज स्ट्रेटजी Jan to September standard book, Hindi English optional, practice revision, ठीक है। 2027 बीच में कहाँ से आ गया? 2025 के बाद 27 आ रितिका गया, ने 26 हैंड रेज किया है प्रतीक, रितिका ने हैंड ओके, रेज किया है। यस सर, यस सर, यस रितिका, आई एम कमिंग टू यू। नरेंद्र को स्ट्रैटेजी इज कंप्लीटली फाइन इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है, इट इज अप टू यू टू फॉलो द स्ट्रैटेजी। सर एक बार साइबर ऑफ ये हो गया था, ओके। रितिका प्लीज आस्क योर डाउट। सर ये जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है उसमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, मतलब बैलेंस्ड लिखना है या हम फेवर में लिखेंगे, अगेंस्ट में लिखेंगे? गुड क्वेश्चन। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जितनी भी चीजें आपको लिखनी है जहां आपको कंक्लूड करना है, राइट, कोशिश करिए उसको एक पॉजिटिविस्टिक एंड देने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी पीवाईक्यू हम खोल लेते हैं जो हमने देखा था, आर्गुमेंट्स का ये पीवाईक्यू है। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डिटरेंट फॉर हीनियस क्राइम्स, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। सो फॉर एग्जांपल आपको आर्गुमेंट्स आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों लिखे जीएम क्रॉप्स के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल आपने अगेंस्ट में लिखा कि जीएम क्रॉप्स इफ नॉट टेस्टेड वेल कैन लीड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस अमंग द प्लांट्स, या इट कैन लीड टू कैंसरस ग्रोथ इनसाइड ह्यूमंस, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग नहीं हुई है, या हो सकता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगी अगर हम जीएम क्रॉप्स को ज़्यादा उगाएंगे लार्ज स्केल पे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या इसकी जो इनिशियल इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप फॉर और अगेंस्ट तो लिख लिए, लेकिन जब आप कंक्लूड करिए तो कोशिश करिए कि एक पॉजिटिविस्टिक एंड हो। व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिविस्टिक एंड इज कि आप एक ऐसे नोट पे खत्म करो कि एग्जामिनर को ये लगे कि ये जो पर्सन जिसकी आंसर कॉपी है ये चीज़ों को पॉजिटिव एंड से देखता है, पॉजिटिव एंगल से देखता है। अब मैं होता तो इसको कैसे कंक्लूड करता कि द GEAC, which is the genetically engineering appraisal committee, has gone through different reports of international research organizations, and it is a watchdog which is having a continuous vigil over the introduction of genetically modified crops in India, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक ऐसी बॉडी है इंडिया में जो इसको रेगुलेट करती है,
तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। या कोई हमारे पास रिपोर्ट है कि फॉर पास्ट 30 years the GM crops that are being grown in USA haven't created any sort of problems in the people according to the report of US FDA. तो आपको एक पॉजिटिविस्टिक एंड करना है, बस ये कोशिश करनी है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ, somebody is asking how to frame an essay without proper knowledge. Okay. यार essay में ही एक अकेला ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको चॉइस मिली हुई है यूपीएससी से, फिर भी आप 6 में से 4 टॉपिक अगर ठीक से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर इन योर नॉलेज बेस। You have to read newspapers more, you have to read current affairs, you have to face मतलब you have to build your base ना। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। फिर भी अगर नहीं पता है तो जेनरिक पॉइंट्स ही लिखने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है, और लप्पेबाजी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सेंटर में क्या, सीएससी में क्या सेंटर का सर्टिफिकेट लगता है क्या? हाँ, सेंटर वाला लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम तो सेंटर वाला लगता है, ठीक है। तो अब 2 minutes are up, now we'll move on to रिपोर्ट राइटिंग, मेरा फेवरेट सेक्शन। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर यार सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो आदमी न्यूज़पेपर के पहले 3 पन्ने पढ़ता है ना, और थोड़ा सा भी अगर उसने एडिटोरियल पे फोकस किया है, तो आई डोंट थिंक कि उसको कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, आपको कोशिश करनी है जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है। आपका मीडियम हिंदी है तो आप दैनिक भास्कर पढ़ो, दैनिक जागरण पढ़ो, जो अच्छा लगता है पढ़ो। आई वुड रिकमेंड, अगर इंग्लिश थोड़ी भी समझ में आती है तो फोकस अपॉन आई, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। बट अगर आपके पास वो लैंग्वेज बैरियर है, देन यू कैन फोकस अपॉन वट एवर newspaper you like, but read the first 3 pages and the editorial page positively. उससे क्या होगा ना, you will know the format of writing reports. Okay, वो एक दिन का सीएम नहीं, एक दिन का रिपोर्टर बनना है। Now what are the points to remember over here is, here we will follow the Kipling rule. Please note it down everyone. What is Kipling rule is 5 W's and 1 H. आपकी अपनी रिपोर्ट में आपको ये 5 W's और 1 H हमेशा एड्रेस करना है। ओके, सो व्हाट आर द 5 W's? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। ठीक है, हु शोज की जो भी टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो रिपोर्ट किसके बारे में है। व्हाट शोज व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हेन मतलब कब हुआ था, वो आपको डेट मेंशन ही करनी है। वेयर मतलब किस जगह पे हुआ था। वाई में आपको लिखना है कि क्यों हुआ था, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, आपको एनालाइज करने हैं। और हाउ में आपको लिखना है कि आप कैसे में भी इसको एड्रेस करोगे, या सरकार की कौन सी एजेंसी इसको किस तरह से डील कर रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये लिखा कि 3 पेज आपको शुरुआत के न्यूज़पेपर के पढ़ने हैं अच्छे से, रिलीजियसली। ट्राई टू बी फैक्चुअली करेक्ट, कोशिश करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको नहीं पता है इसके बारे में फैक्ट, क्या करें? एटलीस्ट इन द बॉल पार्क रहो, ठीक है। जीडीपी का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है पीपीपी के टर्म्स में, तो एटलीस्ट उसके बॉल पार्क में लिखो, अराउंड लिख दो इतने बिलियन डॉलर्स। अगर हमको ये नहीं पता है कि कितने % से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है या रेपो रेट कितना है, और हमको कहीं मेंशन करना है, एटलीस्ट आई विल राइट अराउंड, अबाउट। और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया कि हमारी इकोनॉमी जो है 15 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट्स अ ब्लंडर, यू विल बी कॉट ओवर देयर। एटलीस्ट पता है कि चलो ठीक है 4.3 नहीं पता है, या चलो पर 1 साल पहले पढ़ा था कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो एटलीस्ट हम उसके आसपास का तो फिगर लिख सकते हैं। आज के टाइम में 4.3 हो गई है तो हम लिख सकते हैं इट इज बिलो 5 ट्रिलियन, या वी आर एमिंग फॉर 5 ट्रिलियन बाय इतना ईयर। तो बी इन द बॉल पार्क, डोंट बी फैक्चुअली इनकरेक्ट लाइक अ ब्लंडर, ठीक है। ट्राई टू बी अराउंड द बॉल पार्क। देन 3 पैरा अप्रोच क्या होता है कि हमको कोशिश करना है कि अपनी सारी रिपोर्ट्स हमको 3 पैरास में अटेम्प्ट करनी है। वेयर इन द फर्स्ट पैरा यू विल बी एड्रेसिंग, ये जो 6 पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं 5W 1H, इसमें से 2 आपको फर्स्ट पैरा में कवर करने हैं, 2 आपको सेकंड पैरा में कवर करना है, 2 आपको थर्ड पैरा में कवर करने हैं।
अब आपकी ये मैं टास्क आज का दे रहा हूं कि आपके पास जो भी न्यूज़पेपर हो, 1 दिन पुराना हो, 1 साल पुराना हो, आप देखना सारी रिपोर्ट्स में ये मोस्टली 6 पॉइंट्स कवर होते हैं। आपको उसको हाइलाइटर से या पेन से हाइलाइट करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सो व्हाट यू ऑल विल डू टुडे इज आफ्टर द सेशन इज टेक एनी रिपोर्ट ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जो भी फर्स्ट पेज पे रिपोर्ट होती है यूजुअली इट कंटिन्यूज टू द थर्ड पेज और द 8th पेज, सेकंड पेज या द 8th पेज पे जाती है। पूरी रिपोर्ट में देखना ये 6 पॉइंट्स एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ठीक ठाक न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का देखना, एकदम ही ऐसा मत उठा लेना यार कि कोई पढ़ता ही ना हो उसको, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज नेवर रिवील योर आइडेंटिटी इन द रिपोर्ट राइटिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू लाइक मेमोराइज की अपनी आइडेंटिटी, अपना जेंडर, अपना नेम, अपना सेंटर का जगह, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है रिपोर्ट राइटिंग में, प्लीज। इट्स मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस ऑफ यूपीएससी नोटिफिकेशन। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इस पे नेगेटिव मार्किंग ही होती होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो दैट एनी बायस कैन नॉट बी मेड फॉर अगेंस्ट यू और फॉर यू। Okay, so you got what I was saying about report writing. Now I'll come to Pressy writing and then I will take a doubt session of 2 minutes again. ठीक है, जो लोग अभी तक साथ हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अर्लियर आई सेड कि सेशन लंबा होगा, तो देखो सेशन लंबा हो रहा है, तो इट्स गुड दैट यू आर पेशेंट। प्रेसी राइटिंग में क्या है, मैंने इसको पेपर लीक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सीधी बात है, इसमें पेपर में ही आपको आंसर दे रखा है। इतनी अच्छी किस्मत भगवान सबको दे कि ऐसे ऐसे पेपर आ जाएं, ओपन बुक एग्जाम हो जाए, वो भी यूपीएससी में। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि यूपीएससी ने प्रेसिंग राइटिंग लिख रखी है और आपको फ्री के 15 नंबर दे रही है। ओके, सो हाउ डिड आई अटेम्प्टेड। देखो मैं पहले तो, जैसे आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऐसे करके एक पैराग्राफ दिया होता है बहुत बड़ा सा, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में कहते हैं, या एक कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन देयर इज अ tabulation over here which is given in your answer sheet. इस tabulation में आप देखोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ साइड में मार्जिन के लिखे रहते हैं कि ये 10 वर्ड हो गए, ये 20 वर्ड हो गए, यहाँ 30 हो गए, 40 हो गए, ऐसे ऐसे करके। और ये पैसेज के लास्ट में ना नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस पैसेज भी लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज, अगर मान लो कि 360 वर्ड्स का एक पैसेज है, तो कोई मुझे बता सकता है कि जो हमको प्रेसी लिखनी होगी वो कितने वर्ड्स की लिखनी होगी। अगर 360 वर्ड का पैसेज दिया हुआ है, अपठित गद्यांश 360 शब्दों का दिया हुआ है, तो प्रेसी को हमको कितने वर्ड्स में लिखना होगा, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो आई विल टेल यू। सो हमको इस प्रेसी को ना एक, यस 1/3, वेरी नाइस, 120, वेरी राइट, वेरी राइट, 1/3, राइट, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। सी, सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो भी नंबर ऑफ वर्ड्स पैसेज में लिखे हुए हैं ना, आई यूज टू डू वन थिंग कि उसको मैं 1/3 में कंसाइज करने की कोशिश करूंगा। ओके, गॉट इट। तो आपको फिर कोशिश ये करनी है कि जो ये आपको पैसेज दिया है उसको पेंसिल का यूज करके आपको कम करना है। अब आप समझ रहे हो पेंसिल का यूज क्यों करने को बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया है उसके अंदर आपको हाईलाइटिंग शुरू कर देनी है। आई विल शो यू विद एन एग्जांपल ओवर हियर। जो ये हम लोगों ने प्रेसी ली थी, ठीक है, जूम कर देता हूँ। हाँ, चलो, तो ये जूम करके देख रहे हो ना, ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। हमको पहले पैरा में ही 1/3 करने की कोशिश करनी है। पेंसिल उठाओ, पेंसिल से देखो इसमें क्या सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमको अपने फेयर ड्राफ्ट में लिखनी है, जो हमको टैबुलेशन में यूज करनी है। पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो अपने साइड से। द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन अ लॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ डिबेट विद सम आर्ग्यूइंग दैट द टू आर इनकम्पैटिबल, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी इनटू द आर्टिस्टिक प्रोसेस। इसके बाद का जो पार्ट है पहले पैरा में ना, यू विल सी कि ये कुछ ना उसी का रैपिड टेलीकास्ट है। इसमें कुछ नया जानने को नहीं मिल रहा है,
देखो, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द हार्मोनाइजेशन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल। देखो, हार्मोनाइजेशन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इफ यू सी इज आल्सो मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन, रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो व्हेन यू सी कि चीजें रिपीट हो रही हैं तो दोबारा क्यों लिखोगे, हटाओ इसको। हम पहली 3 लाइनों को 2.5 लाइनों को ही कंप्रेस करके लिखेंगे और बाकी हटा देंगे, क्योंकि इट्स इनसिग्निफिकेंट इन द प्रेसी। आपको काम की चीजें लिखनी है। पहली 3 लाइनों को मैं अंडरलाइन कर लूंगा अपने पेंसिल से, उसके बाद मैं सेकंड पैरा पे मूव करूंगा। आई विल डू सिमिलरली, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा सेकंड पैरा में मैं 1/3 में को तोड़ दूं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जहां पे मेरे 120 वर्ड्स हो रहे हैं वहां पे मैं एक पेंसिल से डॉट या टिक मार दूंगा छोटा सा केज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे हो रहे थे अगर 120 वर्ड, तो मैं यहाँ पे एक हल्का सा मार्कर मार लेता। ओके, सो यू विल डू अकॉर्डिंगली, ताकि मुझे पता हो कि यहां तक मुझे ना कंक्लूड करना है अपने प्रेसी को। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पेंसिल का यूज सिखा दिया, यू हैव टू यूज पेंसिल एज योर मेन वेपन। तो प्लीज जो लोग बॉक्स वॉक्स लेके नहीं जाते हैं कि ये सब तो लड़कियों के काम होते हैं, प्लीज भाई, लड़कियां कुछ काम तो अच्छा करती हैं, उनसे सीखो, ठीक है। मैंने तो अपने दोस्तों से यही सीखा है, अपनी जो भी दोस्त थी उनसे यही सीखा कि भाई देखो वो लोग इतना ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखती हैं, सो यू कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। सो आप पेंसिल ले जाओ, पेन ले जाओ, स्केल ले जाओ, पेपर 2 में आपको जरूरत पड़ती है। देन आई टोल्ड यू दिस 1/3 1/3 1/3 अप्रोच इनटू 3 पैराग्राफ्स। अगर कभी पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है और पैराग्राफ के अंदर मान लो अलग अलग पैराज नहीं दिए हुए हैं, तो आप 1/3 में 3 पैराग्राफ में तोड़ लो उसको, फिर हर पैराग्राफ को 1/3 कर दो, जैसे मैंने बताया पेंसिल से। उसके अलावा डायरेक्टली फेयर प्रेसी लिखना बहुत लोग करते हैं, पहले पेंसिल से लिखेंगे, फिर उसको काटेंगे या उसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद फेयर लिखेंगे। कैन यू इमेजिन, आप अपना वर्कलोड डबल कर रहे हो, टाइम टेकन विल बी जस्ट डबल। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास 12-14 मिनट से ज्यादा नहीं है इसको लिखने के लिए। आप वही लिखोगे 22-23 मिनट में, आपका पेपर छूट जाएगा। डायरेक्टली मूव ऑन टू द फेयर प्रेसी, एंड आई टेल यू प्रेसी इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ दिस पेपर अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर पार्ट, जो लास्ट पार्ट होता है। हाँ, लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन्स जो होंगी, जो केजिंग की होंगी, जो ये लास्ट 2 लाइन्स है केजिंग की ना, मान लो यहाँ पे प्रेसी कंक्लूड हो रही है, 120वां वर्ड यहाँ कहीं आ रहा है, हमको क्या करना है, इससे 2-3 लाइन पहले से ना हमको रुक जाना है और हमको वापस हाथ में पेंसिल उठा लेनी है। देन वी हैव टू सी इज कि नाउ वी हैव टू यूज आवर ब्रेन एंड सी कि अभी जितने वर्ड्स बचे हुए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, हम सिर्फ उसी को जॉट डाउन करेंगे पेंसिल से, देन वी विल फेयर इट आउट। इससे क्या होगा, मान लो वर्ड लिमिट एक्सीड भी होने वाली है तो हम वो नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होने देंगे। पेंसिल तो आप कभी भी मिटा सकते हो, पेन को तो आप मिटा नहीं पाओगे, वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई तो। और ये बहुत बड़ा कॉमन डाउट होता है कि आ, द, एन ये सब वर्ड्स में काउंट होते हैं कि नहीं। दे ऑल आर काउंटेड इन वर्ड्स, उनको आपको अलग बॉक्स में लिखना है। तो मान लो आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, तो मैं तो कहूंगा आप एक बार ग्रामेटिकल मिस्टेक का नेगेटिव मार्किंग खा लेना, पर वर्ड लिमिट ज्यादा एक्सीड मत करना। ±3-4 वर्ड्स कैन बी फाइन, बट कई कई लोगों को मैंने देखा 20-20 शब्द एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो डोंट डू दैट मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल प्रेसी से रिलेटेड, ठीक है। नाउ everybody is open to ask questions regarding this प्रेसी वाला पार्ट और रिपोर्ट वाला पार्ट, ये दोनों आप पूछ सकते हो, इसमें आपको जो भी डाउट है। एनीवन? देखता हूँ मैसेज बॉक्स में क्या चीज है कुछ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। किसी के पास कोई भी इन दो टॉपिक से डाउट हो, आप बिंदास पूछो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। ठीक है, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, अब लास्ट के 10-15 मिनट्स हैं।
अब बहुत सारे कॉमन डाउट्स ये होते हैं कि कितनी मॉक्स लिखने चाहिए, क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए, क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो आई विल टेल यू कि हमको टारगेट करना है 100+ मार्क्स, ठीक है। सुनने में थोड़ा टफ लग सकता है बट किया जा सकता है। उसका रीज़न ये है यार कि अगर नहीं करोगे तो अच्छी रैंक नहीं सिक्योर होगी। अच्छी रैंक से ही अच्छी फोर्स मिलती है। देखो कई लोगों को सीएसएफ जाना है, किसी को सीआरपीएफ जाना है, तो वाई टू डिपेंड अपॉन किस्मत। इतनी मेहनत पहले ही कर लेंगे कि थोड़ा सा सह लेंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट 100+ इन पेपर 2। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, खासकर जब पेपर 1 में आजकल स्कोर थोड़े डिप हो गए हैं, तो पेपर 2 विल बी योर सेवियर, ओके। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, कुछ ऐसे कॉमन चीजें मैं बता दूं जो मैं करता था, और मैं पेपर 2 की साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ। पेपर 2 कंडक्ट कर, I'll tell this, सिद्धार्थ, डोंट वरी। पेपर 2 की साइकोलॉजी समझो कि यूपीएससी पेपर 2 कब ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या मेंस जैसे 4-5 दिन में कंडक्ट होता है सिविल सर्विसेज का, तो यूपीएससी क्यों नहीं इसको 2 दिन में पेपर करवा रहा है? पेपर 1 ले ले एक दिन, पेपर 2 ले ले, सैटरडे संडे करवा ले पेपर। बट they want you to be under pressure. They want good officers who can handle pressure. What they are doing is, आपको सुबह उमस और गर्मी के अंदर बुला के पहले तो पेपर 1 से डिमोटिवेट करेंगे। उसके बाद आपको 2-2.5-3 घंटे का समय देंगे जिसमें आप वो पेपर डिस्कस करोगे या ऑनलाइन सॉल्यूशंस देखोगे और डिप्रेस हो जाओगे कि अरे इसका आंसर तो मैं डी मारा है, इसका तो आंसर ए था। कई लोग तो उसी समय हार मान लेंगे, तो आएंगे ही नहीं सेकंड शिफ्ट में। आप देखोगे अपने क्लासरूम में कि पेपर 2 में अटेंडेंस थोड़ी कम हो ही जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। देखो पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था पेपर 1, आप दे के देखो ना, क्या पता किस्मत अच्छी हो, ठीक है। देन यू हैव टू सी कि उस गर्मी में आप खाना खा के दोपहर में जब आप पेपर 2 लिखने आ रहे हो, तो वो जो काल है वो कुंभकर्ण काल होता है, मतलब बहुत मीठी नींद आती है। उसमें आपको बोल रहे हैं कि आपको 3,500-4,000 शब्द लिखने, तो इट इज नॉट इजी फॉर यू। यू हैव टू कीप योर लाइक ऑल सेंसेस एक्टिव। मैं तो हाथ में मूव लगा के आता था, जो मूव वाला स्प्रे होता था ना, सो यू सी क्रिकेटर्स एंड ऑल ना, वो ग्लव्स पहनने के पहले ना मूव और ऐसा ऑइंटमेंट लगाते हैं, वॉलिनी मूव। उससे क्या होता है, स्वेटिंग कम होती है और हाथ में ना नंबनेस हो जाती है हल्की सी। तो हाउ इट हेल्प्स इज कि जब हाथ आपका नंब हो जाएगा ना, तो जो क्रैम्प्स आते हैं लास्ट में तेज लिखने पे, तेज हाथ चलता नहीं है लास्ट के 1 घंटे में, थक जाता है हाथ, आपको वो कम फील होगा, ठीक है। एंड स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द होल एग्जाम, स्टे पॉजिटिव। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ये एग्जाम बिल्कुल डूएबल है। आप इसको प्लान बी के तरह मत देखना। जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, I am telling it from my experience, this is your plan A.1. If something is your plan A na, then treat this also, CAPF AC exam also, as your plan A only, just that an iteration of it. इसको भी आप दिन में समय दो। और जो लोग फुल फ्लेश तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीधी बात है, यू आर एट एन एडवांटेज ओवर अदर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम अबाउट माय सेशन टुडे। What we can do is कि we can now have the questions, generic questions, जो भी जिसको भी जो भी पूछना है, they can ask me and you all can connect me over my Instagram। जो भी doubts रह जाएंगे, मान लो किसी को कहीं जाना हो, तो I'll mention over here। आप यहाँ चैट बॉक्स में देख सकते हो, मैंने अपनी Instagram ID लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। इन केस अगर किसी का डाउट नहीं एड्रेस होता है या प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, दे कैन आस्क मी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यस, somebody has raised hand, Navneet has asked a question. Yes, go ahead. Yes, नवनीत पूछिए। नवनीत आपको जो पूछना है पूछिए। there is some issue with Navneet, I guess। कोई नहीं, we'll address सिद्धार्थ वाला क्वेश्चन। सिद्धार्थ has asked कौन कौन से facts and figures are important for paper 2 overall।
प्लीज नेम सम। सी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरे पास एक बुक, मतलब छोटी सी डायरी नहीं आती थी, पॉकेट डायरी, सबने देखी होगी, 30-40 रुपए की मिलती है, करोल बाग में तो हर जगह बिकती रहती है। आप कोई भी मतलब अपने स्टेशनरी दुकान पे जाओ, और कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर में ना, न्यूज़पेपर में जब भी कोई फैक्ट्स एंड फिगर अच्छा दिखाई दे उसको लिख लो हल्का सा। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोड बहुत अच्छा लगा है, जयशंकर ने कुछ तो बोल दिया कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे एलिफेंट एंड ड्रैगन वाला एग्जाम्पल दे दिया, तो वो लिख लिया फट से। कोई ऐसा फैक्ट आ गया सामने दिख गया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिलेटेड टू एग्जाम लग रहा है, लिख लिया। वो डायरी आपके साथ हमेशा हैंडी होनी चाहिए। आपको दो सुबह दिन में उठना है, न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम एक बार उसको पलट के देख लेना है कि हाँ क्या चीज़ उसमें है क्या नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी करता था कि जैसे कई बार क्या होता है ना, ये कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फैक्ट शीट्स आती हैं, ठीक है, फैक्ट शीट्स आर रिलीज्ड जस्ट बिफोर द एग्जाम, जो या तो सिविल सर्विसेज वाली रिफर कर सकते हो आप, नहीं तो सीएपीएफ के भी अब इंस्टीट्यूट्स देने लग गए हैं। ओके, तो वो फैक्ट शीट में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको 5-6 फैक्ट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको सफाई कर्मचारी पे 4-5 स्कीम्स और फैक्ट्स मिल जाएंगे, डिप्राइव्ड सेक्शन पीडब्ल्यूडीज पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, साइंस टेक पे आपको कोई डेवलपमेंट के ऊपर फैक्ट्स मिल जाएंगे, वो आप रिफर कर सकते हो, उसकी 3-4 रीडिंग कर लो। उसमें सारे फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जेनरिक 2-3 फैक्ट सारे हेडिंग से याद कर लेने। इसके अलावा व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, हमारा पेपर हो रहा है बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद, आपको बजट समरीज और इकोनॉमिक समरीज को, इकोनॉमिक सर्वे की समरीज को हैंडी रखना है, अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेफर कर सकते हो। आई थिंक व्यास आईएएस विल बी आल्सो टेकिंग दिस इनिशिएटिव, और इसको आप बिल्कुल अपने रूटीन में रख लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी के ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कोई भी स्कीम्स और जो भी आप गवर्नमेंट की न्यू डेवलपमेंट्स हैं उसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, एसेज में कोट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट ये सब इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करता है। तो if you are targeting the exam, your aim should also be, one eye also should be fixed upon the interviews or personality test. Okay. Any site to take out important facts and figures? See, I told you ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, ठीक है। बिफोर द मेंस ऑफ सिविल सर्विसेज आई हैव सीन देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर डूइंग दिस, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी इंस्टीट्यूट दैट यू लाइक, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको रिफर करना जरूरी है। देखो, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए हर टॉपिक से रिलेटेड, आपको 2 सोर्सेज से मिलने आप ले लो, बट ट्राई टू मेंटेन अ बुक दैट आई टोल्ड यू, डायरी ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। वो आपकी मेन सोर्स होनी चाहिए, वो आपको खुद डेवलप करनी है, वो आपको न्यूज़पेपर से सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सो एनी अदर डाउट्स? देखिए, अगर किसी को डाउट पूछना है पूछ लीजिए, सेशन हम लोग एंड करने जा रहे हैं, हम लोग पूछ सकते हैं। नवनीत, आपने रेज हैंड किया था, लेकिन नवनीत को लगता है शायद टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ। Yes, Navneet is facing some technical no problem. How different is CSE prelims as compared to paper 1 of CAPF? I think so you will get this answer once you see na the 2024 paper 1 of CAPF and CSE. ये आपको खुद देखना है। पहली बात तो देखो, 100 सवाल और 125 सवाल हैं, तो जब आप OMR भरते हो ना, तो CAPF में आपको OMR के लिए ज़्यादा समय छोड़ना पड़ता है, और CSE में आपका जो OMR 15 मिनट में भर सकता है, CAPF में आपको 20 मिनट भी लग जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर आल्सो मोर, और उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो हाई। इसके अलावा CAPF में आपको देखोगे तो यू विल आल्सो फील कि CAPF में अभी तक जो ऑप्शंस हैं वो इतने टफ नहीं हैं कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के पेपर में सबसे टफ ऑप्शन फ्रेमिंग हो गई है, स्टेटमेंट असर्शन आ रहा है, पेयर ओनली क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब तो 3-3 स्टेटमेंट असर्शन आ रहे हैं। CAPF में थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर विद इन कमिंग 2-3 years the level of CAPF paper 1 will also increase very drastically. So जल्दी से जल्दी एग्जाम निकाल लो, मैं तो कहूँगा। सर पेपर 2 टेस्ट सीरीज कहाँ से करें? ओके, सो देखो, आई थिंक कि पेपर 2 टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे ना, वो आपको करनी चाहिए।
ठीक है, पहले आप एक काम करो, पहले आप जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज का ना आप ब्रोशर उठा लाओ। व्हाट आई यूज टू डू इज, आपको जो भी टेस्ट सीरीज अच्छी लगे, जिनका भी पैटर्न आपको अच्छा लगे, गैपिंग अच्छी लगे, सोल्यूशंस अच्छे लगे, मेंटर्स अच्छे लगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज लो। Vyas IAS also, Vyas IAS is conducting this session, तो I would not take the name specifically कि हाँ ये ही टेस्ट सीरीज आप लो। I would say इनको भी कंसिडर करो। ठीक है, मैंने भी इनके कई सारे रिसोर्सेज, इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज भी फॉलो किए थे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स एंड डिवाइस अ स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ। ठीक है, पेपर 1 डिपेंड्स अपॉन द लेवल इन पेपर 1, लेवल ऑफ पेपर 1। जैसे 2022 में मैंने 117 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, 2024 में जो ये वाला अटेम्प्ट जो मेरा क्लियर हुआ, इसके अंदर मैंने 107 या 108 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बिकॉज द लेवल ऑफ पेपर वाज हायर कंपैरेटिव टू 2022 एंड 23। सो नेगेटिव मार्किंग हमको अट्रैक्ट नहीं करनी है, ट्राई यही करना है, कम से कम करना है। और मेरा हमेशा पेपर 1 ही रुकता था, बिकॉज आई यूज्ड टू ओवर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। दिस टाइम आई ट्राइड टू limit my attempts so that I attract less negative marking. Okay, so depends upon the level of question. First reading जब आप पेपर की करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी जगह पे PYQs का रोल है। जब आप PYQs देख के जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर इस साल टफ आया है और सबके लिए टफ आया है। नहीं तो आप हमेशा ओवर अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि आपने तो माइंड में पहले से फ्रेम करके रखा हुआ है कि मैं तो 125 में 117 मार के आऊंगा। अरे नहीं बन रहा है तो कैसे मारोगे यार, पेपर टफ आया है। So that should be your strategy. Focus upon PYQs and see the level of previous year questions. Then upon that you can devise a strategy by doing the mocks of paper 1. क्या इतने क्वेश्चन मेरे लिए सेफ है? Anything else? Maths and how to prepare it. Okay. तो देखो मैथ्स का तो ऐसा है ना यार कि इसमें जो मैथ्स आ रही है ना वो कोई बहुत हाई लेवल की नहीं आ रही है, बिकॉज इट्स क्विक मैथ्स। अगर कोई एसएससी बैंकिंग की तैयारी करना है तो उसके लिए तो चुटकियों का खेल होगा। ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो मैं तो यही कहूंगा कि एटलीस्ट जितने थीम्स हैं ना, जितने थीम्स हैं जो कवर होते हैं, उसके लिए आप ये भी, जैसे सीएससी की तैयारी आप शायद करते होगे तो आपने सीसैट में देखा होगा हर तरह के थीम्स हैं, जैसे फ्रैक्शन है, परसेंटेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी है। तो ऑल दी थीम्स आर इम्पोर्टेंट, नंबर सिस्टम्स हैं। इसके ऊपर कोई भी यार फ्री रिसोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। नहीं तो फिर जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो वो तो पढ़ाता ही होगा। तो इस तरह है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करो, उसको इन आउट लगा लो, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कभी भी मैथ्स में ना मैं कभी भी पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता था पेपर 1 में। देखो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, और मैं तो बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, जेई वेई निकाल रखा हूँ, तो भाई मेरे तो ईगो पे लग जाता था कोई क्वेश्चन नहीं हल होता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू टेक टाइम ऑफ 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्विंग वन मैथ्स क्वेश्चन। वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज करो, जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो मैं अगर मान लो 12 क्वेश्चन मैथ्स के आए तो मैं कभी भी 7 या 8 से ऊपर नहीं सॉल्व करता था। आई ओनली यूज्ड टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बना लूंगा। जैसे फ्रैक्शंस पे मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, परसेंटेज पे अच्छा कॉन्फिडेंस था, प्रॉफिट लॉस पे अच्छा कॉन्फिडेंस था, बनाता था। नंबर सिस्टम में थोड़ा डामाडोल है मेरा, तो मैं नहीं बनाता था। प्रोबेबिलिटी मेरी बहुत पुअर है, मैं नहीं बनाता था, मैं छूता ही नहीं था वो सवाल। उस टाइम को मैं कहीं और यूज कर लेता था। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज योर टाइम जुडिशियसली। नेवर ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। 125 सवाल आए तो 125 में 125 नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो कट ऑफ कितनी 97 क्यों जाती। सी द कट ऑफ इज नॉट इवन 45-50% ऑल्सो। कैन यू इमेजिन कि क्वेश्चन का लेवल कितना है और लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यू शुड बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच। आई गेस सर दैट विल बी ऑल। कैन वी कंक्लूड द सेशन? यस प्रतीक, मुझे लगता है काफ़ी सारे डाउट्स आपने एड्रेस कर दिए हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे ही कर दिए हैं। एक्चुअली में जितने डाउट्स जो स्टूडेंट्स को बहुत बाद में समझ आते हैं वो भी आपने कर दिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने किए। जो
पीपीटीज आपने बनाई हैं, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया, मुझे खुद काफ़ी सीखने को मिला और मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरीके से टॉपर्स आगे आएँ और अपनी बात को रखें, तो मिसगाइडेंस शायद इस कोचिंग इंडस्ट्री में कम ही हो और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा, लिटरली काफ़ी अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आई होप थैंक यू आपको भी सर, थैंक काफ़ी यू अच्छा फॉर लगा होगा। प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स सर, आई जस्ट वांट कि मैं किसी एक पर्सन के लिए भी अगर हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी मेरे पास टाइम है तो आई कैन डू दिस, बट आई हैव गिवन माय आईडी आल्सो, एंड इफ देयर आर सम अदर डाउट्स आप सर को भी भेज सकते हो, सर विल कंडक्ट इट टू मी, डोंट वरी अबाउट इट। और आप हमेशा कोशिश करो कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आप उसको हमेशा फॉलो करो। ओके, सो बिल्कुल, जय हिंद एवरीवन, गुड लक। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तू क्यों आई थी?